कविता के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज, क्योंकि कहना ज़रूरी है, यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से शोधार्थियों हम फूलचंद गुप्ता जी के साथ हैं। साथियों, इन्हें अनुवाद के लिए जाना जाता है। इनके कई कविता संग्रह हैं। इसी माहौल में हेराम इनकी लंबी कविता की पहली पुस्तिका में प्रकाशित है। सासक में है कबूतर या कंठ पुस्तिका में कोई नहीं सुनाता आग के संस्मरण, राख का ढेर, कोट की जेब से झांकती पृथ्वी, दीनू और कौवे, झरने की तरह फूल और तितली, तिमिर का दुर्ग, ये सभी इनके कविता संग्रह हैं। ख्वाहों की सदी है और आरजुए फूलचंद, ये इनकी कुछ गज़लें हैं। गज़ल की दुनिया में और कविता की दुनिया में ये जाने माने हस्ताक्षर हैं। प्रायश्चित नहीं प्रतिशोध, ये इनकी कहानियां हैं। प्रथम दशक के हिंदी उपन्यास और मुक्ति चेतना, ये आलोचना की पुस्तक प्रकाशित है। गांधी अंतर्मन गुजराती में इनका चिंतन है। साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्री फूलचंद गुप्ता जी रघुवीर चौधरी के गुजराती उपन्यासों का भी अनुवाद कर चुके हैं। दलित लेखक श्री हरीश मंगलम की गुजराती कहानी संग्रह का हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं। इसके अलावा गुजराती से हिंदी में ज्ञानपीठ विजेता स्वर्गीय श्री पन्नालाल पटेल तथा रघुवीर चौधरी की कहानियों सहित कई गुजराती भाषा की कई कहानियों और कविताओं, साक्षात्कार, नाटकों, आलोचनात्मक निबंधों के अनुवाद कर चुके हैं फूलचंद गुप्ता जी। सुश्री रमणिका गुप्ता के साथ संघर्षरत आम आदमी के दलित विशेषांक गुजराती साहित्य में भी दलित कलम का संपादन सहयोग कर चुके हैं। शोधार्थियों, इन्हें कई सम्मान और पुरस्कार नवाजे जा चुके हैं। सफदर हाशमी सम्मान, आरावली शिखर सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय तथागत सम्मान, गुजरात हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आज इनकी 5 कविताओं के द्वारा हम अपने इस चैनल पर न केवल उनकी विवेचना करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, बल्कि हिंदुस्तान का दिल हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर राज्य में किस तरह धड़कता है, वो अपने आसपास से और अपने परिवेश से, अपने सामयिक कंटेम्प्ररी चैलेंजेस से किस तरह से जूझता है और किस तरह से एक सर्जक व्यक्तित्व, एक सर्जक मन चूंकि अतिरिक्त संवेदनशील होता है, तो वह समय के दबाव को, आने वाली चुनौतियों को, और न केवल आने वाली चुनौतियों को बल्कि जो आसपास के प्रश्न हैं जो केवल उसे आहत नहीं करते, केवल उसे चोटिल नहीं करते, बल्कि उसके सामयिक, उसके समाज को, उसके मन को, उसके व्यक्ति को और उसके अपनों को भी चोटिल करते हैं। फूलचंद गुप्ता जी वो सरोकार भी लेकर अपनी कविताओं में आते हैं। पहली कविता है, किसी और दुनिया में नहीं जाऊंगा मैं। एक दिन मैं मर जाऊंगा जैसे मर जाते हैं सब, कुछ लोग गीधों की तरह खाएंगे मेरी देह। लोग, हालांकि मैं पारसी नहीं हूँ। कुछ लोग दफन कर देंगे मुझे ताबूत में, तो कुछ गहरी कब्र में, हालांकि मैं न मुसलमान हूँ न ख्रिस्ती। ऐसे भी लोग होंगे कुछ लोग जो मेरे हिंदू होने का दावा करेंगे और मुझे अग्निदाह देंगे, हालांकि हिंदू माता पिता से जन्म लेने के बावजूद मैं कायदे का हिंदू नहीं रहा कभी। वे ढूंढेंगे मेरी चिता में अस्थियां और आग से बचे हुए मेरे अवशेष को विसर्जित कर देंगे किसी घाट पर। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तलाशेंगे स्वर्ग में मेरी आत्मा के लिए मोक्ष, जबकि मैं हवा में उड़ यहीं किसी फूल में बैठा होऊंगा पराग कण की तरह। किसी दिन कोई पतंगा आएगा और मुझे बिखेर देगा वातावरण में। मैं यहीं आस पास बिखर जाऊंगा, किसी और दुनिया में हरगिज नहीं जाऊंगा मैं। शोधार्थ में बेहतरीन कविता है जो अपने होने, अपनी उपस्थिति को हर शय में, हर हर्फ में, यत्र तत्र सर्वत्र देखना चाहता है, जो अपने होने, बचने, बसने को मान देता है। ऐसा कवि अपने मरणोपरांत भी, रचनाकार ऐसा ही होता है, अपने मरणोपरांत भी
उसकी ये हार्दिक इच्छा बनी रहती है कि वो किसी न किसी के काम आ जाए और उस पर लोग अपने धर्म, जाति, जमात, वर्ग, स्तर, समूह, समुदाय का भेदभाव मरणोपरांत भी उस पर से उससे बेदखल कर दिया जाए, उसे मुक्त कर दिया जाए जात जमात से, और उसकी ऐसी शिनाख्त ना हो कि वो ख्रिस्तान है, कि वो मुसलमान है, कि वो हिंदू है, कि उसकी देह की, उसके मृत शरीर की क्या दशा की जाएगी। बल्कि वो तो चाहता है कि वो फूलों में पराग बन जाए, वो हवा में बिखर जाए, वो अपने परिवेश को कुछ न कुछ दे जाए और वो बचा रह जाए, वो समा जाए अपने इर्द गिर्द और उस माहौल को समृद्ध करे। तो एक रचनाकार की ये मंशा निश्चित तौर पर आदर योग्य है। दूसरी कविता है यहाँ मैं हूँ। अपनी एग्जिस्टेंस की बात रचनाकार यहाँ करता है। जहाँ मेरा घर है वहीं कभी एक पेड़ था जो अब नहीं है। लोग अब भी आकर बैठते हैं जहाँ उसकी छाया हुआ करती थी। वहाँ बैठकर राहत मिलती है। पूछता है फूल पत्तियां बरस रही हैं कंधों पर। दरअसल पेड़ ही नहीं था, वही कुआं था जो सबकी तरस बुझाता था। कितना अच्छा इस वाक्य में ये टर्म कि प्यास नहीं, तरस बुझाना। दरअसल पेड़ नहीं था, वही कुआं था जो सबकी तरस बुझाता था। वह पिताओं की तरह छायादार था, माओं की तरह आश्वस्तकारी था। वह पत्नियों और बच्चों की तरह जीवनदायी था। वह संपूर्ण परिवार था, स्वजनों और रिश्तेदारों का जनसमूह था। वह बहुत प्यारा मित्र था। मतलब यह, वह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, एक आश्वस्तिपूर्ण आसरा था। वही मैं था, वही मैं भी था पेड़ की तरह। जब तक पेड़ था, पेड़ की तरह लगता था मैं सभी को। पेड़ के न होने के बाद अपनी घटादार छाया के साथ मैं आज भी खड़ा हूँ अकेला। अपनी फूल पत्तियां बरसाने के लिए कंधों को तरसता है मौसम दर मौसम क्षीण होता, और पेड़ के बिना अपनी होने की अर्थवत्ता खोजता हुआ। दरअसल एक छायादार वृक्ष जो आजीवन सक्रिय रहता है अपनी सार्थकता लिए हुए, जो छाह देता है, जो आश्रय देता है, जो विश्राम देता है, और निश्चित तौर पर फल फूल पत्तों से वो एक ओट, एक जीवनदायिनी शक्ति का संचार करता है, अपने आश्रय आने वाले को प्राण देता है। तो मैं वही रहना चाहता हूँ आद्यंत, अपने जीवन के अनंत काल तक मैं वही बने रहना चाहता हूँ कि किसी की आसरा बन जाऊं, किसी की छां बन जाऊं, प्रेम प्रवाह बन जाऊं, किसी की सुरक्षा और संरक्षण का जरिया बन जाऊं। फूलचंद गुप्ता की मंशा इस कविता में यही है। मैं वही था, तो कभी किसी की तरस को बुझाऊं, कि उसके भीतर की तड़प को, उसकी अतृप्ति को, उसके असंतोष को बुझा पाऊं, और मैं किसी के काम आ पाऊं। तीसरी कविता है यदा यदा ही। ये टर्म आपने सुना होगा शोधार्थियों। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं ताजिंदगी नेत्रहीनों की तरह जीता रहा। मुझे आंखें तब आई जब मैं निविड़ अंधकार में डूबा। इन आंखों का होना भर देखना नहीं है या देख पाना नहीं है। तो आंखें तब आई, यानी नजर, नजरिया, दृष्टि, दृष्टिकोण। किसी अपाहिज की तरह मैं घिसट कर चलता रहा जिंदगी भर। मैं ठीक उस समय उठ खड़ा हुआ जब ऊंची पहाड़ियों में घिरा। अतल गहरी खाइयों में जब मैं गिरा गुमनाम, मुझे रीढ़ तब आई, फूले गुर्दे तभी फूटे मेरी पसलियों में नए कल्ले। जब भी भटका हूँ रेगिस्तानी तपिश में, पस्त हिम्मत दिशाओं के मकड़ जाल में उलझा हुआ। दिखी हैं पगडंडियां दूर जगमगाती नहलिस्तानों से पसार। टूट कर चकनाचूर हो भहरा कर जब गिरा हूँ स्लथ
सारी कोशिशें असफल, बस अंतिम एक कोशिश और सफलता ने किया आलिंगन मुझे। जब जब संकटों के दौर आए, फूलचंद गुप्ता जी की ये खूबी है, इनकी सभी कविताओं में कविता पूरी होती है, मुकम्मल जहाँ होती है, आखिरी अंश कविता का जैसे कुंजी का काम करती है, चाबी का काम करती है कि पूरी कविता वहां पर खुलती है और वहां उसके पूरे मायने खुलते हैं। ये आखिरी अंश ही दरअसल पूरी कविता को अर्थवान बनाती है, अर्थ की कई परतें खोलती है। जब जब संकटों के दौर आए, टूटने के कगार पर पहुंचे हैं सभी लोग, अंधकार के विनाश और उजास की पुनर्स्थापना के लिए मेरे मन के भीतर ही अवतरित हुई है अनंत आशाएं नहीं। शुद्धार्थियों, एक रचनाकार का बड़ा काम यह भी होता है कि वह केवल अपनी राह और अपनी दिशा और अपने स्ट्रगल, अपने फाइट, संघर्ष, जूझ की बात ना करे, बल्कि वह आपको भी राह दे, वह आपको भी पनाह दे, आपको दिशा दे और आपके भीतर जो आपाधापी है, जो हलचल है, जो भागा दौड़ी है, जो दिशाहीनता है और जो राह न मिलने की जो जूझ है या असफलताओं का डर है, जो आपको बार बार चीज़ें गिराती हैं या उथल पुथल जो ऊंच नीच जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, फूलचंद गुप्ता उससे भी उबार लेते हैं, बल्कि उनकी रचनाएं उससे आपको उबार लेती हैं। ये कविताएं आशा की, उम्मीद की एक रोशनी देती हैं आपको, और वो कहती हैं कि हार कर बैठने का, थमने का, रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि इन्हीं उलझनों में, इन्हीं सवालों में समाधान है, इन्हीं उलझनों में कोई न कोई समाधान निकलता है। इसी संघर्ष में संग संग हर्ष विद्यमान है। तो इस जूझ में, इस चुनौती में जरूर अवसर मिलेंगे, ऐसी उम्मीद देती है कविता, बेहतरीन कविता शुद्धार्थियों। अगली कविता है इलाज। मैं अपनी हर गुत्थी सुलझाने के लिए सर पटकता हूँ, यह दिखाने के लिए कि मैं जीवित हूँ। दरअसल जीवित होना एक स्पंदन है, जड़ ना होना, जड़ता से उबरना, जड़ता से उठने की, उबरने की छटपटाहट जीवित होना है। चैलेंजेस को स्वीकार करना, फाइटर बनना, जुझारू बनना जीवित होना है। तो इस कविता में आप देखेंगे शुद्धार्थियों, मैं अपनी हर गुत्थी सुलझाने के लिए सर पटकता हूँ, यह दिखाने के लिए कि मैं जीवित हूँ। मैं, माँ मेरे हर जख्म पर पट्टी बांधती है, ये सिखाने के लिए कि कोई जख्म कभी लाइलाज नहीं होता। यानी कि जो दुर्दिन आते हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, शुद्धार्थियों, वे आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाती हैं। वे भी आपको समृद्ध करती हैं, वे भी आपको नए अनुभव देती हैं। जीवन के वितान में बड़े पसार में आप कहाँ हैं, कहाँ ठहरते हैं और कहाँ से आगे आपको बढ़ना है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है और अपने उस उतार चढ़ाव को आदर देना है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आपको, आपके अनुभवों को, आपकी संवेदना को, आपकी स्मृतियों को बढ़ाती हैं, आपको समृद्ध करती हैं, इजाफा करके जाती हैं। अगली कविता है स्त्रियां और पत्थर। स्त्रियां पत्थर नहीं होती। ये कविता अच्छी है शुद्धार्थियों, बल्कि आप इसको अपनी और समकालीन कविताओं के साथ टटोल सकते हैं, इसकी तुलना कर सकते हैं। स्त्रियां पत्थर नहीं होती, मगर उन्हें पत्थरों के बीच रखा गया ताकि वे पत्थर हो जाएं। वे हुई भी, किंतु कुछ समय के लिए फिर उन्होंने पत्थरों को अपने जैसा बना लिया। कुछ समय बाद लोगों ने देखा सारे पत्थर धड़कने लगे थे। एक पुरुष जब ऐसी स्त्री की पहचान करता है तो निश्चित तौर पे उदार मना है, संकल्प जीवी है। पुरुष की पहचान कि वो किस नजरिए से, किस नजर से स्त्री को देखता है, आदर देता है, और स्त्री के भीतर की छिपी हुई गहरी सच्चाइयों को, उसकी कुवत काबिलियत को मान देता है, और मान देते हुए कहता है
कि वो इतनी सचेत, इतनी सक्रिय और इतनी संवेदनशील होती है कि पत्थरों को में भी स्पंदन भर दे। वे जड़ हो ही नहीं सकती। वे लगातार उनके भीतर जो अंतःसलिला है, दरअसल वो अपने आसपास के नीरस, कठोर, कर्कश, निर्जीव वस्तुओं में भी प्राण फूंकती हैं। वो सराबोर कर देती हैं, रसित कर देती हैं। तो निश्चित तौर पर कवि स्त्री को जानता है, स्त्री को समझता है और कहता है कि पत्थरों में लाख उन्हें रंग दो, जैसे काले रंग पर कोई दूजा रंग नहीं चढ़ता। स्त्रियों की स्वचेतना पर, स्त्रियों की अंतःसलिला पर, संवेदना पर, उनकी कोमल मधुर मिठास स्मृतियों पर कोई दूसरा रंग, कोई दूसरा प्रभाव निष्क्रियता का, कठोरता का, कर्कशता का नहीं पड़ सकता। अगली कविता है रहस्य, बल्कि यही आखिरी कविता है। मेरा घर मेरे कद के लिए सकरा था, फिर भी मैं बड़ा हो गया। मेरी रोटी मेरी भूख से छोटी थी, फिर भी मैं जीवित रह गया। मेरे हाथों से बहुत दूर था आसमान, फिर भी मैं उछल कर सुराख करता रहा उसमें। मेरी आंखों के सामने ठूठों का एक जंगल था, जिसमें उग आया था एक जिद्दी पौधा। मुझे उसके पत्ते हवा में जब सरसराते थे, मुझे लगता था कि मुझे देखकर फुसफुसाते हुए बतियाते हैं। मेरे कान बहुत छोटे थे, पर मैं सुन लेता था उनकी फुसफुसाहट। मेरी समझ बहुत कम होने के बावजूद मैं समझ लेता था उनकी सारी बातें। मैं सच कहूं, और सच कहूं तो यही सारे रहस्य का मूल है, जिससे सारे फर्क पड़ते हैं। रूप का, आकार का, पद प्रतिष्ठा का, गरिमा का, रसूख का छोटा बड़ा होना मायने नहीं रखता। व्यक्ति कितना बड़ा है उसका कद मायने नहीं रखता। उसका उदार मन, सबको साथ समो लेने, सबको साथ ले चलने, सबको समझने, सबकी दुख सुख, आपदा विपदा को जानने, सबके भाव अभाव को समझने की कुवत अगर है इंसान में, और फिर कान छोटे हैं या समझ छोटी है या मुंह छोटा है, जरूरत छोटी है या भूख प्यास छोटी है, कुछ मायने नहीं रखती। इस कविता में अपने कद के लिए, अपनी भूख के लिए और ठूठों के जंगल में एक जिद्दी पौधे के उगाने की बात फूलचंद गुप्ता करते हैं। वे कहते हैं, मैंने वो सुना जो सुनना जरूरी था। मैं जीवित रह गया, मुझ में स्पंदन रहा, धड़कन रहा। मैं लोगों को चीन पहचान पाया, क्योंकि जरूरत भर की जरूरत मेरी पूरी हो रही थी। तो भूख से रोटी भले ही छोटी थी, लेकिन मैं उसे अपनी भूख से भी छोटा मान रहा था। मेरा कद सकरा था, मैं छोटे रूप आकार का होने के बाद भी घर की सीमाओं में मैं बंधा नहीं। मैं चौहद्दी पार कराया और लोगों में समा गया, लोगों को अपना बनाया मैंने। ठीक इसी तरह से जो सामने दिखाई दे रहा है वह तो सबको दिखता है, लेकिन अंतर्भेदी दृष्टि से मैं एक उसके भीतर की जिजीविषा को भी, उसके भीतर की जरूरत को भी, इच्छा को भी और अभाव में भाव को भी भरने की का साहस करता रहा, और इसीलिए मैं जीवित रहा। जीवित रहने के ये मायने हैं। तो समझ भले छोटी रही हो मेरी, लेकिन मैं इतना संवेदनशील तो रहा कि सबकी आपदा विपदा को, दुख सुख को भांप पाया, समझ पाया और सबका साथ निभा पाया। बेहतरीन कविता है शोधार्थियों, बहुत शुक्रिया।